हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न और चैप्टर 1 का प्रश्न है, जिस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग को बता दें कि इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 60 से अधिक प्रश्नों को विस्तार से हम लोग जानेंगे। और इस वीडियो को आप लोग कंप्लीटली देख लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 एक लिखा है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट करके फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, हनोई समझौता। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हनोई समझौता। इसका हनोई समझौता राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 के तरफ। 2 नंबर प्रश्न लिखा है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, फांसीवादी नाजीवादी शासन का। ग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। 3 नंबर प्रश्न लिखा है, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। ऑप्शन क लिखा है ऑस्ट्रिया प्रसा, ख प्रसा डेनमार्क, ग प्रसा फ्रांस, घ इटली रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। 4 नंबर प्रश्न लिखा है, किसने कहा फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी इस बात को किसने कहा था कि फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इस बात को कहने वाले व्यक्ति जो थे मेटरनिक थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। 5 नंबर प्रश्न लिखा है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। बिस्मार्क जो है किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, हीगल के विचारधारा से ये प्रभावित था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। 6 नंबर लिखा है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। यानी नेपोलियन जो कोड था उसमें कुल कोडों की संख्या बता देना है, क्या होगा। तो कुल 5 कोड थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। 7 नंबर लिखा है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था। यानी कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर कौन से भारतीय शासक जो था जैकोबिन क्लब की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीपू सुल्तान राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न लिखा है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर पता है तो कमेंट करके बता दीजिए, अगर नहीं पता है तो वेट करते रहिए, आंसर अभी आपको बताया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, निरंकुश शासन। क्या होगा राइट आंसर इसका, निरंकुश शासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। 9 नंबर प्रश्न लिखा है कि किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। यानी कौन ऐसा व्यक्ति थे, महानुभाव थे, जिन्होंने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या ही बना डाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काउंट काबूर, ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर लिखा है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये प्रसा का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 लिखा है कि जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की। जलवेराइन की जो स्थापना है किस राज्य ने किया था, यानी कि किस राज्य में की गई थी उसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसा ने। इसका क राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 नंबर प्रश्न लिखा है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था। तो जर्मनी में राइन संघ की स्थापना किया था, जर्मन राइन संघ के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 नंबर लिखा है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, 1871 ईस्वी में पूरा हुआ।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। 14 में लिखा है कि मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। 15 नंबर लिखा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में जो है किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन क लिखा है कि संघीय शासन व्यवस्था, ख संवैधानिक राजतंत्र, ग निरंकुश राजतंत्र और घ गणराज्य। तो इसका आंसर कमेंट करके आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर लिखा है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन जो हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर लिखा है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है किस घटना से माना जाता है? तो ये जो फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। ख राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन क 1801 ईस्वी में, ख 1791 ईस्वी में, ग 1789 ईस्वी में और घ 1804 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ 1804 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। 19 लिखा है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, मेटरनिख। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20। 20 नंबर लिखा है कि हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की जो भाषा थी, हंगरी की जो भाषा थी क्या क्या थी? तो म्यांमार भाषा में बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख कौन था? तो इसका राइट आंसर आप लोग पता है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि मेटरनिख कौन था। तो मेटरनिख जो है कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? 1928 ईस्वी में ख लिखा है, 1929 ईस्वी में ग, 1930 ईस्वी में और घ 1931 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1928 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की गई थी। और स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? मेजनी नाम था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23। 23 लिखा कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? प्रश्न आ ही गया कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन क हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24। 24 लिखा कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन करने वाले व्यक्ति का नाम था गैरीबाल्डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 लिखा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की पराजय हुई थी। इसका घ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 लिखा है कि सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडोवा के युद्ध में जो है ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन घ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 लिखा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। इसका क राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न लिखा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न लिखा है कि किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीडान का युद्ध। सीडान का युद्ध जब हुआ तो इसके बाद क्या कर होगा? इटली का एकीकरण पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, राइट आंसर ऑप्शन क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 लिखा है कि वर्साई की संधि कब हुई थी। वर्साई की संधि कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि हुई थी। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा है कि हनोई समझौता कब हुआ था। हनोई समझौता कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा है कि मेटरनिख क्या था। मेटरनिख क्या था, तो मेटरनिख जो था घोर प्रतिक्रियावादी था, राइट आंसर ऑप्शन क हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 लिखा है कि मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था। मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था, तो 1848 ईस्वी में मेटरनिख का पतन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था, तो नेपोलियन था इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति का नाम था कोसुत, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी, तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 लिखा है कि इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था। इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजिनी, ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न लिखा है कि इटली के एकीकरण की तलवार कौन था। इटली के एकीकरण की तलवार कौन था, तो ये जो थे व्यक्ति थे इनका नाम था गैरीबाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर प्रश्न लिखा है कि फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस भाषा में की। किस सभा में की थी, भाषा नहीं बल्कि किस सभा में की थी, तो सभा का नाम बताना है। ऑप्शन क लिखा है कि व्यवस्थापिका सभा, ख संविधान सभा, ग नेशनल कन्वेंशन और घ डायरेक्टरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख संविधान सभा में इन्होंने घोषणा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 लिखा है कि फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ। फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ, तो 4 अगस्त 1789 ईस्वी को फ्रांस में सामंतवाद का अंत हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न क्या है कि इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए कानून में शहीद हो गए। इंग्लैंड के कौन से कवि जो थे यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग मिल्टन। उस व्यक्ति का नाम क्या था, शहीद होने वाले व्यक्ति का मिल्टन नाम था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 लिखा है कि क्रीमिया युद्ध कब हुआ। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था, तो 1853-54 ईस्वी में हुआ था, ये सभी को पता है, राइट आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 से फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो को। क्या ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तो आप लोग कमेंट करते रहिए, मजा आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 लिखा है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, तो यंग यूरोप की भी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था मेजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 बिस्मार्क प्रूसिया का चांसलर कब नियुक्त हुआ। बिस्मार्क प्रूसिया का चांसलर कब नियुक्त हुआ, तो ये 1862 ईस्वी में नियुक्त हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 लिखा है कि मेजनी ने सन 1834 ईस्वी में किस संस्था का गठन किया था। मेजनी सन 1834 ईस्वी में किस संस्था का गठन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवेराइन नामक संस्था का गठन किया था, का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा है कि सेडिवा की
युद्ध किनके मध्य हुआ था? सेडीवाक युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ये ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ख। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50 नंबर लिखेगा, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? यानी कि फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था उस जगह का नाम बताना है, तो उस जगह का नाम है सीडान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 लिखा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न के, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। ग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 लिखा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन सा देश था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग ऑस्ट्रिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 लिखा है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। 2012 में, 2014 में भी पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 लिखा है कि जलवेराइन एक संस्था थी। तो जलवेराइन किसकी संस्था थी? तो ये व्यापारियों की संस्था थी। इसका ख राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 लिखा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था बिस्मार्क। इसका ग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 लिखा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में संपन्न हुआ था। इसका घ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 लिखा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ये यूनान का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था। ख राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर प्रश्न लिखा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 में पूछा गया है। तुर्की को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न लिखा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण करने वाले व्यक्ति का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ख राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 लिखा है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की और रूस के साथ हुई थी। क राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 लिखा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ये जो नियुक्त किए थे किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे। ग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 लिखा है कि बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क जो था एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। इसका घ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 लिखा है कि इटली व जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यानी इटली व जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, इसको बताना है। तो ये जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर लिखा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? तो सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण कंप्लीटली पूरा हो गया था। घ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 लिखा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ये रचना करने वाले व्यक्ति का नाम है लियो टॉल्स्टॉय। ख राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, मेजनी। ये क्वेश्चन 2 बार हो गया है। हालांकि इतना ही क्वेश्चन आज रहने दिया जाता है और इस चैप्टर यानी कि चैप्टर 1 का टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को आनंद ले सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।